नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात हनुमानगढ़ राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। बैंक मैनेजर सुशील कुमार की 10 नवंबर को शादी होनी थी। कार उसने खरीद ली थी। लोन लेकर आलीशान मकान भी बनवा लिया था। वो शानो शौकत से शादी करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने ममेरे भाई नितेश, उसके 2 दोस्तों सतपाल और सुखविंदर के साथ मिलकर एक साजिश रची और अपने ही बैंक में 1 करोड़ 13 लाख की डकैती करा दी। लेकिन फिर हैंड्सअप मुख्य गेट का शटर डालकर अंदर घुसे तीनों युवकों ने बैंक भवन के अंदर मेज पर रखी फाइलों में उलझे बैंक प्रबंधक सुशील कुमार और कैशियर परमपाल सिंह को हथियारों की नोक पर लेते हुए कर्कश आवाज में कहा। आगंतुकों के चेहरे के हाव भाव व आंखों से उगलती आग दर्शा रही थी कि विरोध करने पर वे किसी भी हद तक जा सकते थे। अचानक आई आफत को देखकर दोनों बैंक कर्मियों की घिग्गी बंद गई। हाथों में हथियार व 2 युवकों के कंधे पर लटकते पिट्ठू बैग देखकर उनको आभास हो गया था कि वे लोग बैंक लूटने आए हैं। दोनों पगड़ीधारी युवकों के हाथ में पिस्टल थी और तीसरे के हाथ में लंबे फल वाला चाकू। दोनों बैंक कर्मियों ने कोई प्रतिरोध न करके सरेंडर कर दिया। तीनों लुटेरे कैशियर और बैंक मैनेजर को धक्का देकर बैंक के स्ट्रांग रूम में ले गए। वहां तीनों ने तिजोरी में रखी 2000, 500 व 100 रुपए की गड्डियां दोनों बैगों में ठूस ठूस कर भर ली। दोनों बैंक अफसरों के मोबाइल पहले ही छीन लिए गए थे। मैनेजर व कैशियर को स्ट्रांग रूम में बंद कर ताला लगा दिया गया। एक लुटेरे ने मैनेजर की टेबल पर रखी कार की चाबी उठा ली थी। स्ट्रांग रूम की चाबी लुटेरे ने स्ट्रांग रूम के सामने ही फेंक दी। नकदी भरे बैग उठाए तीनों युवक फुर्ती से बाहर निकल गए। जाते समय मुख्य गेट का शटर बंद करके तीनों लुटेरे बैंक मैनेजर की बाहर खड़ी गाड़ी I10 नंबर RJ 13CC 1283 में भाग निकले। आधा घंटा बाद स्ट्रांग रूम में बंद मैनेजर व कैशियर कुछ सहज हुए। दोनों ने मिलकर स्ट्रांग रूम में लगी प्लास्टिक की एक पाइप को उखाड़ा और जैसे तैसे स्ट्रांग रूम से बाहर निकले। लूट की इस बड़ी वारदात को महज 7 मिनट में अंजाम दे दिया गया था। बैंक गार्ड आधा घंटा पहले छुट्टी करके घर चला गया था। लूट की यह सनसनीखेज घटना 17 सितंबर 2020 को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख मंडी संग्रिया की धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक शाखा में रात तकरीबन 8 बजे हुई थी। बैंक प्रबंधन की सूचना मिलते ही संग्रिया थाना के TI इंद्र कुमार ने मौका मुआयना करके इस घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। बैंक मैनेजर की शिकायत पर 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हथियारों की नोक पर 1 करोड़ 13 लाख रुपए लूटे ले जाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने यह मुकदमा IPC 292 व 34 के तहत दर्ज किया। संयोग से 1.25 करोड़ रुपए की लूट की यह वारदात मंडी संग्रिया की पहली घटना थी। सूचना मिलते ही बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। SP राशि डोगरा ने एक एक बिंदु को देखा। पुलिस अधिकारियों को बताया गया कि कई दिनों से बैंक में लगे CCTV कैमरा सिस्टम बिगड़ा था। पुलिस जांच में ये तथ्य भले ही परेशानी साबित हो सकता था, पर SP राशि डोगरा ने कैमरों के गड़बड़ होने की जांच के लिए एक अहम क्लू माना। IG प्रफुल्ल कुमार ने इस लूट प्रकरण को जल्दी से ट्रेस आउट करने का आदेश दे दिया। जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर घटित बैंक लूट की इस घटना को युवा IPS राशि डोगरा ने एक चैलेंज के रूप में लिया। उन्होंने ASP जस्साराम बोस और स्वयं के सुपरविजन में जिला क्षेत्र के CO दिनेश राजोरा, CO प्रशांत कौशिक, CO नारायण सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर इंद्र कुमार के नेतृत्व में SI फूल सिंह, राजा राम और सुरेश के साथ दर्जन भर हेड कांस्टेबलों को लगाया। इसके तहत 8 टीमों का गठन कर जांच में लगा दिया। साइबर व CCTV कैमरा एक्सपर्ट भी लगाए गए। अपराधी कितना भी शातिर हो, आने जाने में कोई ना कोई भूल कर घटना स्थल पर कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ आता है। इसी तथ्य को सत्य मानकर राशि डोगरा ने अपने अनुभव इस वारदात को खोलने में लगा दिए। शुरुआती जांच व बैंक के नजदीक स्थित
दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से ये साबित हो गया था कि जाते समय लुटेरे मैनेजर की कार में भागे थे, लेकिन आते समय बैंक तक पैदल आए थे। पुलिस की 8 टीम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश सहित हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिला क्षेत्र में उतर गई। 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। एक दुकान के बाहर लगे कैमरे में तीनों लुटेरे की कदकाठी नजर आ रही थी, पर पगड़ी के पल्लू व कैप लगी होने के कारण तीनों में से एक का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सीसीटीवी कैमरा एक्सपर्ट ने जांच कर खुलासा कर दिया था कि बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में हाल ही में छेड़छाड़ की गई थी। जांच पड़ताल में मिल रहे मामूली क्लू बैंक प्रबंधन के खिलाफ जा रहे थे, पर पुख्ता साक्ष्य के अभाव में पुलिस प्रमुख राशि डोगरा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बड़ी रकम का मामला था। अन्य प्रदेश व स्थानों पर गई टीम भी खाली हाथ थी। बैंक मैनेजर सुशील व कैशियर परमपाल सिंह से अलग अलग व संयुक्त रूप से कई दौर में पूछताछ की गई, पर नतीजा शून्य रहा। दूसरे दिन मैनेजर सुशील की कार संगरिया से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा के डबवाली शहर में लावारिस हालत में मिल गई। पूछताछ में पता चला कि 2 दिन पहले कार की जगह एक मोटरसाइकिल कई घंटे खड़ी रही थी। राशि डोगरा की नजर में बैंक मैनेजर सुशील कुमार चढ़ चुका था। उन्होंने सुशील की जन्म कुंडली खंगालना शुरू कर दी। उन्हें बताया गया कि सुशील को कुछ अर्सा पहले ही बैंक परीक्षा पास करने पर मैनेजर की नौकरी मिली थी। इस 10 नवंबर को सुशील की शादी होनी थी। उनका रिहायशी आलीशान बंगला बिना कर्ज लिए बनना मुश्किल था। सुशील की ननिहाल पंजाब के राजपुरा में है। एसपी डोगरा ने सांगरिया के तेज तर्रार सर्किल इंस्पेक्टर इंद्र कुमार को टीम के साथ जनसुआ भेज दिया। हाई कमान के आदेश अनुसार 4 सदस्यीय टीम ने यूनिफॉर्म की जगह ग्रामीणों के वेश धर लिए। खुद इंद्र कुमार ने शरीर पर सफेद कुर्ता और लुंगी पहनी, पैरों में चमड़े की जूती व सिर पर चेकदार साफा। सीआई ने टीम के साथ सुशील के ननिहाल में रेकी शुरू कर दी थी। वहीं 3 अन्य पुलिसकर्मी शराब ठेकों व बाजार की रेकी में लग गए थे। इस पुलिस टीम का टारगेट था एक्सिस बैंक सांगरिया के नजदीक सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुए लुटेरों की चाल ढाल व कदकाठी वाले युवकों को तलाशना। टीम ने 2 लोगों की कदकाठी व चाल को पहचान लिया। एक तो सुशील के नाना के घर आ जा रहा था, दूसरे को शराब ठेके पर शराब की महंगी बोतल खरीदते समय पहचाना गया। जांच अधिकारी इंद्र कुमार ने डेली रिपोर्ट के रूप में इस प्रोग्रेस को एसपी राशि डोगरा से साझा किया। एसपी के आदेश पर इंद्र कुमार की टीम संगरिया लौट आई। इंद्र कुमार की टीम ने चोरी छिपे दोनों संदिग्धों के वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लिए थे। कैमरे व वीडियो में कैश फुटेज लुटेरों से मिल रहे थे। शक की गुंजाइश नहीं थी। बैंक मैनेजर वारदात के बाद से लगातार ड्यूटी पर आ रहा था। 21 अक्टूबर को पुलिस ने अपराधियों को एक साथ उठाने का प्लान बनाया। सबसे पहले जांच अधिकारी इंद्र कुमार ने मैनेजर सुशील को पूछताछ के बहाने पुलिस थाने बुलाया। एक मुस्तैद सिपाही जो डंडा लिए था उसकी तरफ इशारा करते हुए सीओ ने कहा, मैनेजर साहब आप बिना लाग लपेट सच उगल दो, वरना इन डंडे वालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, सुशील ने कहा। बिना लाग लपेट सुशील कुमार ने बयां किया, बैंक परीक्षा पास करने के बाद मुझे बैंक में नौकरी मिल गई थी। मैंने कर्जा उठाकर भव्य मकान बनवाया था। अब 10 नवंबर को मेरी शादी होनी थी। शानो शौकत की चाह भावी दाम्पत्य जीवन को मनमोहक बना देती है। इसी इच्छा के चलते बैंक की तिजोरी में रखी नोटों की गड्डियां देखकर मेरा ईमान डोल गया। मैंने अपने ममेरे भाई नितेश को बुलाकर उससे गुफ्तगू की। मेरी रजामंदी के चलते नितेश ने अपने 2 दोस्तों सतपाल और सुखविंदर को शामिल कर लिया। कुछ दिन पहले नितेश अपने दोस्तों के साथ बैंक आया था। तीनों ने गहनता से बैंक भवन व आसपास का जायजा लिया था। वारदात के दिन तीनों दोस्त मोटरसाइकिल से डबवाली पहुंचे। डबवाली के बाजार से एक काली और एक रंगीन पगड़ी खरीदी गई। पिट्ठू बैग भी यहीं से खरीदे गए थे। 2 जनों ने पगड़ी इसलिए बांधी कि पुलिस भ्रमित हो जाए। मोटरसाइकिल डबवाली में रोड पर खड़ी करके तीनों बस से 6 बजे शाम संगरिया पहुंच गए थे। निर्धारित प्रोग्राम के मुताबिक गार्ड को पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। बैंक में लगे कैमरे कई दिन पहले खराब कर दिए गए थे। दोनों बैंक कर्मियों को स्ट्रांग रूम में बंद कर चाबी वहीं डाल दी गई थी
ताकि स्ट्रांग रूम का दरवाजा तोड़ने की नौबत ना आ जाए। मैनेजर की कार प्लानिंग के अनुसार ली गई थी। तीनों सहयोगियों की पहचान भी सुशील ने जाहिर कर दी थी। सुशील के बताए अनुसार तीनों लोग उसी दिन नकदी के साथ कुल्लू मनाली पहुंच गए। तीनों ने वहां महंगे होटल और शराबखोरी में 2-3 लाख रुपए उड़ा दिए थे। पुलिस संग्रिया में सुशील कुमार से पूछताछ कर रही थी। वही 2 टीमें जंसुआ तहसील राजपुरा में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी थी। जंसुआ से पुलिस ने सुशील के ममेरे भाई नीतीश, जो 8वीं तक पढ़ा और अविवाहित है, और MA पास अंबाला का सुखविंदर, जो 2 बेटों का पिता भी है, उन्हें उठा लिया। सतपाल 5वीं तक पढ़ा था। वो जंसुआ में हेयर ड्रेसिंग का काम करता था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें सांगरिया लाकर चारों से अलग अलग व आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की, पर चारों रिकवरी के बिंदु पर पुलिस को गच्चा देते रहे। जांच अधिकारी इंद्र कुमार ने चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले लिया। दोबारा पूछताछ में चारों ने अपने घरों में छिपाकर रखी 1 करोड़ 5 लाख रुपए की बरामदगी करवा दी थी। इसके बाद पुलिस ने तीनों को फिर से अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भिजवा दिया गया था। मुख्य साजिशकर्ता सुशील को पुलिस ने रिकवरी के लिए दोबारा 2 दिनों के रिमांड पर ले लिया था। इस अवधि में सुशील ने अपने घर से 5 लाख रुपए और बरामद करवाए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, कार और अन्य साक्ष्य अपने कब्जे में ले लिए थे। IG ने SP सहित अन्य अधिकारियों की दिल खोलकर हौसला अफजाई की। SP राशि डोगरा ने इंस्पेक्टर इंद्र कुमार की विशेष सराहना की थी। चारों आरोपियों ने रुपयों की खरक धमक के आगे पहली बार अपराध किया था, ताकि उनका व उनके परिवार का भविष्य संवर जाए। पर हकीकत में चारों ने न केवल खुद को बल्कि परिवार को भी गहरी अंधेरी गहराइयों में धकेल दिया था। दोस्तों, आज की हमारी जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है भोपाल, मध्य प्रदेश से। भोपाल शहर के निशातपुरा इलाके में 4 जनवरी 2018 को एक अधेड़ उम्र की औरत शबनम आग से बुरी तरह झुलस गई थी। पहले तो ये केस पुलिस को उलझाने वाला लगा, लेकिन निशातपुरा थाने की पुलिस ने जांच की तो जो हकीकत सामने आई उससे सभी चौंक गए। पता चला कि वो 52 साल के सलीम खान की तीसरी पत्नी थी और उसे एक सोची समझी साजिश के तहत जलाया गया था। दरअसल शबनम का पति सलीम खान सिक्योरिटी गार्ड था। 11 बच्चे होने के बाद भी वो चौथी शादी करने की कोशिश कर रहा था। उसका बड़ा बेटा 18 साल का हो चुका था। इसके बावजूद उसने चौथी शादी की। पुलिस को इस मामले की खबर एक दिन बाद यानी 5 जनवरी को लगी तो थाना निशातपुरा के TI चैन सिंह रघुवंशी ने SI संतराम खन्ना को हमीदिया अस्पताल भेज दिया, क्योंकि आग से झुलस जाने के बाद शबनम उसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। SI संतराम खन्ना बिना समय गवाए हमीदिया अस्पताल पहुंच गए। वहां शबनम की हालत चिंताजनक बनी हुई थी। अस्पताल में सलीम खान के परिवार के और लोग भी मौजूद थे। संतराम खन्ना ने जब शबनम और अन्य लोगों से बात की तो इस वारदात के पीछे की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार निकली। सलीम एक मामूली नौकरी पेशा इंसान था। उसकी पहली शादी शहनाज नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि बहुत जल्द शहनाज से उसका तलाक हो गया। सलीम एक मामूली आदमी था। जैसे तैसे करके उसकी शादी शहनाज से हुई थी। उससे तलाक के बाद सलीम इस फिक्र में लग गया कि अब उसकी दूसरी शादी कैसे होगी। पर इस मामले में सलीम की किस्मत औरों से काफी जुदा निकली। तभी तो कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी शादी हो गई। दूसरी बीवी से सलीम के 7 बच्चे हुए। सलीम फकीर बिरादरी से था। उसकी बिरादरी के अधिकांश लोग भीख मांगा करते थे, इसलिए परिवार बढ़ने की उसे कोई चिंता नहीं हुई। उसका खर्च समाज से पूरा हो रहा था। बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो वो भीख मांगने लगे। वहीं दूसरी ओर सलीम की पत्नी भी आस पड़ोस के घरों में साफ सफाई करने और खाना बनाने का काम करने लगी। कुल मिलाकर सारा घर अपने खाने पीने का इंतजाम खुद ही कर लेता था। भीख मांगकर शौक तो पूरे नहीं किए जा सकते, लेकिन उसकी जिंदगी बदस्तूर चल रही थी। इसी बीच सलीम की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई
तो सलीम ने 35 साल की शबनम नाम की एक महिला से शादी कर ली। शबनम भी तलाकशुदा थी। उसके पास 2 बच्चे पहले से थे। सलीम से शादी के बाद वो 2 बच्चों की माँ और बन गई। अब उसके परिवार में 11 बच्चे हो गए थे। शबनम समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वही अपने और सलीम के सारे बच्चों की परवरिश कर रही थी। बाद में सलीम शांति अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने लगा। 11 बच्चे होने के बावजूद सलीम ने शबनम के होते हुए आयशा से चौथी शादी कर ली, लेकिन उसने ये बात काफी दिनों तक शबनम से छिपाए रखी। उसने अपनी चौथी बीवी को अपने नए घर में ना रखकर कुछ दूरी पर भानकपुर में एक किराए के मकान में रखा था। वो आयशा को हर महीने खर्चे के लिए लगातार पैसे भेजता और वहीं पर उससे मिलने जाता रहता था। पर आयशा से शादी वाली बात वो शबनम से ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सका। शबनम को जब ये जानकारी मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। शबनम ने सलीम से शिकायत की, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने आयशा से शादी कर ली? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरी शादी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहले से चलता आ रहा है ठीक वैसे ही अब भी चलता रहेगा। आयशा भी एक तलाकशुदा औरत है। वो परेशान थी तो मैंने उसे अपने यहाँ एक तरह से आश्रय दिया है। सलीम ने सफाई दी। शहर में और भी तमाम तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन्हें भी आश्रय दे दो। वो भी बेचारी ना जाने कहां कहां धक्के खा रही होंगी। शबनम ने कहा, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो। उसके आने पर तुम्हारे प्यार में कमी नहीं आने दूंगा, इसलिए तुम कोई चिंता मत करो। सलीम ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी बात को शबनम भला कैसे स्वीकार कर सकती थी। लिहाजा वो पति से खूब झगड़ी। कुछ ही दिनों बाद इस बात को लेकर अक्सर ही घर में झगड़ा होने लगा। आयशा अपने पहले शोहर को तलाक देकर अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, पर अब तो सलीम ने उसे एक किराए का कमरा दिला दिया था। सलीम हर महीने उसे खर्चे के लिए पैसे देता रहता था, पर आयशा ने अब एक जिद ये पकड़ रखी थी कि वो शबनम को तलाक देकर उसे अपने घर पर रखे। सलीम शबनम को तलाक देने के लिए राजी नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में पहले तो सिर्फ बहस होती, लेकिन जल्द ही इस मुद्दे के तूल पकड़ते देर न लगी। सलीम के दिए पैसों से माँ बेटी का खर्चा चलता रहा। दिसंबर 2017 में इत्तेफाक से सलीम को अपने तय वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली, तो वो आयशा को समय पर खर्चे के लिए पैसे नहीं भेज पाया। जब भी सलीम उसे समय से पैसे नहीं भेज पाता तो आयशा अपनी माँ के साथ सलीम के घर आ धमकती थी। इसके लिए माँ बेटी शबनम को दोषी मानती थी। वो दोनों आते ही शबनम पर हावी हो जाती थी। आयशा शबनम पर इस बात का दबाव बनाती कि वो सलीम से जल्द तलाक लेकर वहां से चली जाए, ताकि वो इस घर में आकर रह सके। पर शबनम आयशा की बातों को अनसुना कर देती। दिसंबर के महीने में भी वो दोनों घर आकर शबनम से झगड़ने लगी। आयशा की माँ वसीमा भी आग बबूला हो गई। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर दोनों को समझाने लगे। इतने में किसी ने सलीम को फोन करके इसकी जानकारी दे दी। सलीम उस समय शांति अपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी पर था। वो दूसरे गार्ड को थोड़ी देर में लौट आने की बात बोलकर जल्दी से घर आ गया। उस समय घर पर महाभारत छिड़ी हुई थी। सलीम ने आते ही आयशा को समझाया कि यहाँ पर मत लड़ो, सब लोग देख रहे हैं। आयशा ने सलीम से गुस्से में कहा, सबसे पहले तो तुम शबनम को तलाक दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सलीम ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आयशा इसी बात पर अड़ी रही। सलीम के साथ पड़ोस के लोगों के समझाने के बाद आयशा थोड़ी ठंडी पड़ी और झगड़ा खत्म कर लिया। झगड़ा खत्म होने पर सलीम ने राहत की सांस ली। दोबारा ड्यूटी पर जाने से पहले सलीम ने शबनम और आयशा को समझाया, मैं जा रहा हूँ, इसलिए अब लड़ना नहीं, कहकर सलीम वहां से चला गया। उसे लगा कि उसके समझाने के बाद दोनों नहीं लड़ेंगी। वो दोनों बीवियों की तरफ से बेफिक्र हो गया। अभी सलीम अपार्टमेंट में इत्मीनान से खड़ा भी नहीं हुआ था कि एक पड़ोसी का फोन आ गया। अचानक फोन आने से सलीम को शंका हुई कि दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई होगी। जैसे ही उधर से रूह कपा देने वाली आवाज आई, वैसे ही सलीम ने बिना किसी को बताए
घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो घर पर पहुंचा तो उसके घर के चारों तरफ मजमा सा लगा हुआ था। भीड़ देखकर सलीम को पूरा यकीन हो गया था कि कोई बड़ी बात हो गई है। करीब पहुंचकर देखा तो उसकी तीसरी बीवी शबनम पूरी तरह आग में जली एक तरफ पड़ी थी और चारों ओर देखने वालों की भीड़ लगी थी। जैसे तैसे शबनम को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने देखते ही हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शबनम इस दुनिया में बमुश्किल 1-2 दिनों की मेहमान है। सलीम ने डॉक्टर के सामने अपनी बीवी को बचाने की गुहार लगाई। वो किसी भी कीमत पर शबनम को खोना नहीं चाहता था। डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद शबनम ने दम तोड़ दिया। पता चला कि 4 जनवरी 2018 को जब आयशा अपनी मां के साथ सलीम के घर पर आ धमकी तो उसकी बीवी शबनम से बहस होने लगी थी, जिसे बाद में सलीम ने आकर शांत करा दिया था। उसके बाद हुआ ये कि एक बार फिर से दोनों सौतनों में तलाक को लेकर बहस शुरू हो गई थी। उस समय शबनम की बेटी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बात अचानक से इतनी बढ़ गई कि आयशा और उसकी मां ने मिलकर शबनम को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिस वजह से उसके सिर और हाथ में चोट लग गई। शबनम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वो अपने शोहर को तलाक दे। उसने आयशा से साफ कह दिया था कि जब मैंने अभी तक सलीम की पहली बीवी के बच्चों को एक माँ की तरह पाला पोसा है, तो अब तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी। इस बात को सुनकर आयशा को तैस आ गया। उसने कहा कि तुम जहन्नुम में जाओ या कहीं और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें सलीम को तलाक देना ही पड़ेगा। उन्होंने जब देखा कि शबनम अपने इरादे पर अटल है तो आयशा झगड़ा करने पर उतारू हो गई। इसी दौरान वसीमा बी ने अपनी बेटी आयशा से कहा कि देखती क्या है, इस करमजली के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दे। ये सुनकर आयशा ने पासी रखा, केरोसिन का गैलन उठाया और जमीन पर गिरी पड़ी शबनम पर उसकी बेटी के सामने ही डालकर जलती हुई माचिस की तिल्ली उसकी तरफ उछाल दी। एक छोटी सी चिंगारी शबनम पर पड़ते ही आग का गोला बन गई। गुस्से में आयशा ने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन बाद में पुलिस केस होने की बात सोचकर वो डर गई। आयशा और उसकी मां ने सलीम के साथ मिलकर शबनम को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया और शबनम से बोली कि तुम पुलिस को इसकी गवाही मत देना, हम लोग तुम्हारा इलाज करा देंगे, जिससे तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। पहले तो शबनम को उनकी बातों पर भरोसा हो गया, लेकिन जब अपनी हालत देखी तो उसे अपने मासूम बच्चों की फिक्र सताने लगी, जिससे वो परेशान हो गई। उसने बाद में एसआई संतराम खन्ना को पूरी सच्चाई बता दी। इसके साथ शबनम ने मजिस्ट्रेट के सामने भी मौत से जद्दोजहद करते हुए पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी। निशातपुरा पुलिस ने मौके का मुआयना करके आग लगाने के सबूत इकट्ठा कर लिए। आयशा और उसकी मां पर धारा 307 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। शबनम की सौतन आयशा जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उसकी मां वसीमा भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। पुलिस ने वसीमा बी की धरपकड़ के लिए उसके घर पर दबिश दी, लेकिन पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। वसीमा बी की तलाश में पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस ने आयशा से पूछताछ पूरी करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।